बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब, MJ TV। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सियासी मंजरनामे पर रोनुमा होने वाली कुछ नई तब्दीलियों की। गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ताजरों ने की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुकूमत से कुछ मुतालबात किए गए हैं और फिर हम देख रहे हैं कि सियासी महाज पर अब गुज़िश्ता रोज़ जो अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट है, जो नोटिफिकेशन हुआ है महमूद खान चकज़ई साहब का, और इसमें अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, थोड़ा सा झांकें, तो हमें अंदाज़ा होता है फिर वंडर बॉय की भी बाज़गश्त होती है। मईशत के ऊपर सवालात भी उठाए जाते हैं। 3 से 6 माह की मोहलत भी कुछ लोग दावा करते हैं कि हुकूमत को दी गई है। मईशत के ऊपर अदम एतमाद ज़ाहिर किया गया है मुक़्तदर हलकों की जानिब से। और उसी बैकड्रॉप में अब ये जो डेवलपमेंट सियासी महाज पर हो रही हैं, महमूद खान चकज़ई अचानक से एक्सेप्टेबल हो गए हैं और फिर नवाज शरीफ साहब का भी नाम एक मरतबा फिर पॉप अप हो रहा है सियासी मंजरनामे के ऊपर। इस सब के ऊपर बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, गुज़िश्ता रोज़ ताजरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की है कराची के अंदर। बेसिकली तो ये FPCCI है और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कहा है कि मुल्क में फौरी मुआशी एमरजेंसी नाफिज की जाए और इंडस्ट्री इस वक्त वेंटिलेटर पर है। सरमायाकारों के एतमाद की बहाली से ही इस्तेहकाम आएगा। और फिर आगे चलकर उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत से मुल्क में फौरी मुआशी एमरजेंसी नाफिज और 5 साल सनती पॉलिसी का ऐलान करने का मुतालबा। और फिर जो आतिफ इकराम शेख साहब हैं वो ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है कि जल्द फैसले करें क्योंकि इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर है। सरमायाकारों के एतमाद की बहाली ही मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन कर सकती है। और FPCCI इंक्रीमेंटल पैकेज को मुस्तरद करती है क्योंकि ताहाल किसी भी सनत को 22 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का बिल मौसूल नहीं हुआ, जबकि सनतों को मुसलसल 34 ता 35 रुपये फ़ी यूनिट बिल मौसूल हो रहे हैं। पाकिस्तान में रीजन के मुकाबले में गैर मुसाबकती बिल के निर्ख, बुलंद शरह सूद और सख्त टैक्स निज़ाम के मुहल्लक इम्तिजाज ने मकामी सनत के लिए आलमी मंडी में मुकाबला करना नामुमकिन बना दिया है। अब ये एक छोटी सी खबर है, जंग अखबार में छपी है। गुज़िश्ता रोज़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बताया जा रहा है ये बराह रास्त नशर भी की गई। क्या वजह है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तो सवाल ये उठता है कि हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसी है उसके ऊपर बहुत से लोग मोतरज़ हैं, ना सिर्फ ताजर बरादरी बल्कि मुक़्तदर हलकों के हवाले से भी हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी ये अंदाज़े लगा रहे हैं कि उन्हें वक्त दिया जा रहा है कि भाई जो मुआशी बहरान है उसको ख़त्म किया जाए। फिर दूसरी जानिब सवाल ये उठता है बिलखुसूस उन लोगों की जानिब से जो लोग इस मौजूदा सेटअप के बहुत बड़े हामी हैं। वो सवाल ये करते हैं कि आपको मसला क्या है? शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर-ए-आज़म है जो इस्टेब्लिशमेंट को कभी ना नहीं करता और जो इस वक्त इनका एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है उसकी मिसालें दी जाती हैं। मई का वाक़या होता है, इंडिया पाकिस्तान जंग छिड़ती है, उसमें भी इनका जो राब्ता, और फिर ट्रंप को जैसे राम किया जाता है, बताया जाता है कि फील्ड मार्शल ने तो इतना नहीं किया जितना शहबाज शरीफ साहब का किरदार था। तो इस सब के बावजूद अचानक से क्यों शहबाज शरीफ साहब या उनकी जो मुआशी पॉलिसी हैं उन पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं? और अगेन सियासी साइड पर भी अगर देखें, महमूद खान चकज़ई साहब का अचानक से नोटिफिकेशन भी हो जाता है। अचानक मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि उनके ऊपर मोतरज़ थे बहुत से लोग और उनके हवाले से बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई थी, फिर अचानक ये सब कुछ हो गया। किस जानिब ये इशारे हैं? देखिए अदील, हम पहले भी इस पर मुख्तसरन बात तो कर चुके हैं, मगर अब कराची के ताजरों की तरफ से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कराची हमारा मालियाती दारुल-खिलाफ है, फाइनेंशियल कैपिटल जिसको कहते हैं, और इंडस्ट्री के हवाले से जिन खदशात का उन्होंने इज़हार किया है इसको हुकूमत को बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। और जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब, उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ वज़ाहत ज़रूर देनी चाहिए। मगर एक दिन पहले ही मैं वज़ीर ख़जाना को भी सुन रहा था और वो ये फरमा रहे थे कि इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि पाकिस्तान से बहुत से सरमायाकार निकल गए हैं, बहुत सी कंपनियों ने अपना बिजनेस ख़त्म कर लिया। वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे, मगर साथ ही शायद वो ये भी कहना चाह रहे थे कि कुछ सरमायाकार निकले हैं और कुछ लोग आए हैं। अब आने वाले कौन हैं, कितने हैं, क्या हैं, उनकी तो तफसीलात किसी को शायद नहीं मालूम, मगर जो जाने वाले हैं वो तो सरेआम इंटरनेशनल जो चेन्स है और जो कंपनीज थी उनके तो नाम भी अब सामने आ चुके हैं। उसकी तफसील में जाए बगैर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि टेलीविज़न मीडिया की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बराह रास्त दिखाना एक बड़ा डिसीजन था। उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं।
या तो वो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि शायद अब नून लीग के लिए हालात मुश्किल हो रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे के ऊपर मीडिया जो है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुकूमत की माशी पॉलिसी के हवाले से करवा रहा है और मीडिया पे भी चलवा रहा है। और उससे यही होगा, दो काम होंगे। एक तो ये कि जो भी मुल्क की माशी सूरत हाल है उसका सारा मलबा जो है वो नून लीग और हुक्मरान इत्तेहाद पे डालना मकसूद है, और जो इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ करती रही है इस सेटअप को लाने के लिए, और जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने माशी पॉलिसियाँ बनाने में किरदार अदा किया है, उससे लोगों की तवज्जो हटाई जाए। तो एक तो ये मकसद है। दूसरा ये है कि ताजरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये एक किस्म का इशारा भी है अपोजिशन जमातों को कह लें, PTI को कह लें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को कह लें कि भाई अब आप जो हैं आपके लिए अगला हदफ हम नहीं होना चाहिए, वो ये हुकूमत होनी चाहिए। मगर एक तीसरा मकसद भी है। तीसरा मकसद ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिससे ख़ास तौर पे PTI को ये तासुर मिले कि जो हुकूमत है वो कमज़ोर हो गई है और PTI के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और मौक़े निकल रहे हैं, तो इसलिए कोई ऐसा काम ना किया जाए कि जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी जो है ज़ाया हो जाए। काम से मुराद ये है कि उस लेवल का एहतजाज ना हो, 8 फरवरी को उस लेवल का योम स्याह ना हो या पहिया जाम हड़ताल ना हो कि जिससे ये तासुर मिले कि शायद PTI का बयानिया जो है वो कामयाब है और इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया नाकाम है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी कोशिश ये है कि दो ही बयानियों के बीच में मुकाबला करवाया जाए। एक तो वो नून लीग का बयानिया है जो कि बेसिकली कोई बयानिया नहीं है, और दूसरा PTI का। हालांकि असल जो जंग है मैं समझता हूँ वो PTI और इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के बीच है, मगर इस्टेब्लिशमेंट भी अब ये एक किस्म का माहौल बना रही है जिसमें तासुर ये मिले कि ये जो भी एहतजाज हो रहा है ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ है या नून लीग के ख़िलाफ़ है। और मेरे ख्याल में अपोजिशन भी इस चीज़ को मानेगी और अपोजिशन भी समझती है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ किए बगैर इस हुकूमत को गिराया जा सकता है, इस हुकूमत को बदला जा सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसका मतलब भी यही होगा कि अगर ये हुकूमत गिरती है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके ताल्लुकात अपोजिशन से बेहतर होंगे और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको ऐसा उसके सियासी किरदार पे कोई कमी नहीं आएगी या वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये सारी एक सियासत है मैं समझता हूँ जो खेली जा रही है, और कोई भी चीज़ पाकिस्तान में, कोई भी चीज़ पाकिस्तानी मीडिया पे बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के इस तरह नहीं होती हमारे मुल्क में। तो ताजरों के प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी जो बराह रास्त दिखाई गई है उसको हमें इसी तनाजुर में देखना चाहिए, मगर मकसद यही है कि 8 फरवरी का जो एहतजाज आ रहा है उससे पहले ये सारे इस किस्म के इशारे मिलना भी शुरू हो जाते हैं, मुज़ाकरात की बातें भी होना शुरू हो जाती हैं, कुछ पॉजिटिव जस्टिस भी होना शुरू हो जाते हैं, जिससे PTI के कारकुन और PTI की जो क़यादत है वो एहतजाज की तैयारी करने की बजाय अच्छे वक्त की उम्मीद लगा के बैठ जाती है। देखिए हमने कल भी ये बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने जो 8 फरवरी की कॉल दे रखी है, बेसिकली तो पहिया जाम हड़ताल है, मुर्गगीर, और उसकी कामयाबी के लिए कोशां भी हैं। सोहेल आफरीदी साहब ने यहाँ पर इस्लामाबाद के ही कुछ सेक्टर से आगाज़ किया और फिर लाहौर गए, फिर सिंध गए, कराची गए। अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो भी पेश है। अब भी आज भी महमूद अचकज़ई और उनके साथ दीगर दोस्त मौजूद हैं सिंध में। इस सब में एक चीज़ बार बार हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर गुज़िश्ता साल 26 नवंबर, आप तो बल्कि ख़ुद उसके एक तरह से मैं कहूँगा कि इफेक्टिव भी हैं। 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सतह पर एहतजाज करने से कासिर है, ठीक है। इस सब के बावजूद क्यों कर, और इमरान खान साहब से मुलाकातें भी नहीं हो रही, सब के बावजूद क्यों कर आज हम ये तासुर रखते हैं या हम ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा जो हुकूमत है जो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो गई, वो खाइफ होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस एहतजाज से जिसके कामयाब होने का शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा। तो ये एक बुनियादी चीज़ है ना। देखें, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पोजीशन नहीं है जो 26 नवंबर गुज़िश्ता साल से पहले थी। देखिए अदील, पहली बात तो ये है कि मुल्क के सियासी हालात पे तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पे कंट्रोल रखती है, लेकिन मईशत एक ऐसी चीज़ है
जिसको ताकत से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मईशत जो है वो मंतक से, वो कारकर्दगी से, वो माहौल से, सियासी इस्तेहकाम से, आज़ादी राय से, अदलिया की आज़ादी से और हुकूमत के अंदर माहिराना सोच के साथ मजबूत होती है। किसी बंदूक की नाली से मईशत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मईशत के हवाले से जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, उसके लिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट को हस्ब रवायत एक कुर्बानी का बकरा तो चाहिए ना। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मईशत पे कंट्रोल नहीं है, मईशत ख़राब हो रही है, खुदा न खास्ता जो आने वाले हालात हैं उसमें महंगाई हो जाती है, जैसे ईरान में आपने देखा, अगर उस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो एक कुर्बानी का बकरा तो चाहिए होगा। चाहे वो कुर्बानी नज़र उतारने के लिए हो, चाहे वो कुर्बानी अपनी गर्दन बचाने के लिए हो, चाहे वो कुर्बानी किसी की वजह से हो, लेकिन वो कुर्बानी हमेशा पाकिस्तान की रवायत है कि वो सिविलियन हुकूमतें और हुक्मरान सियासी जमातें ही देती आई हैं। बावजूद इसके कि जितनी भी पॉलिसियाँ हैं, जितनी भी डायरेक्शंस और हदायत इस मईशत के हवाले से हुकूमत को आती रही हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आती रही। और इस्टेब्लिशमेंट के अपने इतने ज़्यादा स्टेक्स हैं पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान के इंडस्ट्रीज़ में, कि अब हुकूमत की माशी पॉलिसियों का असर गरीब लोगों पे तो सबसे पहले पड़ता ही पड़ता है। जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के कारोबार हैं और जो बिजनेसेस हैं, वो भी इतनी ख़तरनाक हद तक मुतासर होते हैं कि जो जिस लिविंग स्टाइल से हमारी इस्टेब्लिशमेंट रहती है, फिर वो भी मुतासर होना शुरू हो जाता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर है, लेकिन उसमें भी तो पाकिस्तान के आम शहरी हैं ना, मुतासर तो इवेंचुअली वही होंगे। मुतासर जब होंगे तो उनका जब कारोबार ही ठप हो जाएगा तो फिर जाहिर बात है मुतासर तो बड़े इदारे भी होंगे जिनके कारोबार चल रहे हैं। सही है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की मईशत अब सिर्फ सिविलियन नहीं है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए जो भी इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा है वो शायद किसी गरीब आदमी के लिए उतना नहीं है कि महंगाई हो जाएगी, उनको अपने कारोबार का भी नुकसान होने का गुस्सा है। और वो ये समझने से कासर हैं कि ये जो उनका मईशत में जो मंदी आती है, वो उसकी वजह वही है जो मैंने आपको बताई है कि उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी का माहौल ना हो, आपकी अदालतें आज़ाद ना हो, आपकी अदालतें जो है ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी जैसे जो मारूफ कानूनदान हैं उनके ऊपर आप दहशतगर्दी के मुकदमे और पीका के मुकदमे बना रहे हों, उनको जेलों में डाल रहे हों, आपकी अदालतें जो है साफ़ियों पे जाली मुकदमात, मनशियात और दहशतगर्दी के बना रही हों, आपकी अदालतें जो हैं वो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात जो है उसके सियासी कारकुनों पे थोक के हिसाब से दहशतगर्दी के मुकदमात हों, उनको डिस्क्वालीफाई कर रही हों, आपकी अदालतें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को 14-14 साल और उसकी बीवी को जेल में डाल के आप सज़ाएं सुना रहे हों और उनकी अपीलें भी ना सुन रहे हों, आपकी अदालतें जो हैं सुप्रीम कोर्ट जो है उसको आप तकसीम करके एक आईनी अदालत अपने मनपसंद जजों से भर दें, तो फिर क्यों कौन किसी सरमायाकार को किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि वो यहाँ पे आके सरमायाकारी करेगा, जहाँ पे उसको इस बात का भी यकीन नहीं है कि एक तो लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है और ऊपर से जो इदारे हैं हमारे वो भी आज़ाद नहीं है, अदलिया आज़ाद नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है। यहाँ पे जो सरमायाकारी के मुआहदे होंगे उन वायदों पे अमल दरामद करवाने का मैकेनिज्म ही नहीं है, तो वो क्यों आएंगे सरमायाकार। तो ये चीज़ हमारी इस्टेब्लिशमेंट को समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने मुल्क की मईशत और अपनी मईशत को अगर संभालना है तो इस मुल्क में जमहूरियत लानी होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने होंगे, आज़ाद अदलिया होगी, आज़ाद मीडिया होगा, तो तब जाके यहाँ पर सरमायाकार आएंगे। ये चीज़ हमारी इस्टेब्लिशमेंट को समझने की ज़रूरत है, जो वो अभी तक समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके लिए उन्हें अपनी खुद एहतसाबी करनी होगी और उनको सियासत से निकलना होगा और बैरक्स में वापस जाना होगा। बिल्कुल, आपकी बात तो दुरुस्त है, लेकिन दूसरी जाने फिर आप अदलिया की बात करते हैं। हमारे चीफ जस्टिस साहब खुद रोज़ एक बयान जारी करते हैं कि हम अदलिया की आज़ादी और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसकी फराहमी पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और जो लापता अफराद हैं वो भी उनका एक बड़ा अहम इशू है, और अदालतें आज़ाद हैं, ये हमारी अदलिया आज खुद कहती है बोल बोल के। आप बेशक न मारें, लेकिन अदलिया कहती है कि वो आज़ाद। देखिए, अदलिया को अपने फैसलों के जरिए कहना चाहिए ना, अदलिया के फैसलों पे तो लोग यकीन नहीं कर रहे। अदलिया जो है अभी अदलिया ने फैसले करने हैं सर, थोड़ा टाइम देना। मैं कहता हूँ कि जो जज प्रेस रिलीज़ों के ज़रिए अदलिया की आज़ादी की बात करता है, इंसाफ की फराहमी की बात करता है, इंसानी हकूक़ की बात करता है, जिस जज को सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेस रिलीज़ें जारी करनी पड़े, अपनी तस्वीरें जारी करनी पड़े अपनी कारकर्दगी बताने के लिए, तो उस जज को तो
मैं कहता हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए, चुन्नी बार पानी में डूब मरना चाहिए कि प्रेस रिलीजों से लोगों को बता रहा है कि हमारी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। यार ये प्रेस रिलीजें और ये तस्वीरों वाला काम तो सियासतदानों का है, ये तो बेचारे आम लोगों का है कि जिनकी रसाई नहीं है। आपको आइन ने इतना बड़ा अख्तियार दिया है कि आप अपने ऐसे फैसले करें कि लोग कहें कि वाह ये होती है आज़ाद अदलिया। आप प्रेस रिलीजें जारी कर करके अपनी तशहीर कर रहे हैं और अपनी प्रेस रिलीजें और तस्वीरें चला रहे हैं और सियासी बयान जारी कर रहे हैं कि हम इंसाफ के लिए ये कर रहे हैं। और भाई खुदा का नाम है, आप अपने आइनी फैसलों पे जोर दें, आपके जो लोगों को जो पेंडिंग केसेस हैं उन पे जोर दें। आप प्रेस रिलीजों की तरह बिल्कुल एक सियासतदान वाली हरकतें कर रहे हैं, जा के इफ्तिताह कर रहे हैं, कोई इधर पर्दा हटा रहे, कोई इधर आइनी अदालत के इफ्तिताह हो रहे हैं। फैसले देना है यार। तो मैं ये कहता हूँ कि अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत जब तक नहीं होगी ना तो हमारी मईशत जो है वो उसका बेड़ा गर्क होगा। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। और अब ये जो भी फार्मूला निकाल लें, मौजूदा हुकूमत को बेशक कुर्बानी का बकरा बना लें, मगर जब तक इस्टेब्लिशमेंट खुद एहतसाबी नहीं करेगी, जब तक इस्टेब्लिशमेंट सियासत से पीछे नहीं हटेगी, लोगों को आज़ादाना तौर पे अपनी हुकूमत का इंतखाब करने नहीं देगी, उस वक्त तक जो है पाकिस्तान का कारोबार तो चलो शुरुआत से ही ख़राब है, इस्टेब्लिशमेंट का कारोबार भी ठप हो जाएगा। तो अब आगे चलकर आपको नज़र क्या आ रहा है? अब महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से भी अब खबर आई है गुज़िश्ता रोज़, नवाज़ शरीफ साहब का भी कहा जा रहा है कि उन्होंने किरदार अदा किया है। राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि ऑब्वियसली अगर याद सादिक साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया है तो नवाज़ शरीफ साहब से पूछ कर ही किया होगा या उनके कहने पर ही किया होगा। अब चले नोटिफिकेशन हो गया और हम अंदाज़ा ये भी लगा रहे हैं कि हो सकता है आने वाले चंद दिनों में उनकी मुलाकात भी हो जाए इमरान खान साहब से। आगे आपको क्या नज़र आ रहा है? जो एक बर्फ़ हमें लगता है पिघल जाएगी जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान है। बेशक नून लीग के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं, ऑन द फेस ऑफ इट इस वक्त तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ख़ुद बयानात दिए जा रहे हैं कि भाई सब अच्छा है। नून लीग या मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस सब में महमूद अचकज़ई कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि आज ये भी बात हो रही है कि महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं JUIFA की जानिब से, वो शायद इस वजह से आ रहे हैं कि उन्हें शायद अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं बलूचिस्तान की सियासत में महमूद अचकज़ई ऊपर उभर करना आ जाए। मेरे ख्याल में तो अब फजल रहमान साहब को या महमूद खान अचकज़ई को अपने इलाकों की इलाकाई सियासत से बाहर निकलना होगा। क्योंकि आप इलाकाई सियासत आप जितनी भी कर रहे हैं, आप इलाकाई सियासत करते हैं फार्म 45 के लिए, लेकिन यहाँ पे तो जो लोग असम्बलियों में आते हैं वो फार्म 45 वाले तो नहीं है। तो फिर क्यों आप परेशान हो रहे हैं कि आपका वोटर कम होगा ज़्यादा होगा? इस चीज़ को भूल जाएं आप। अब आप हक और सच की बात करें। और जो बुनियादी झगड़ा है, जो बुनियादी मसला है वो यही है कि पाकिस्तान की सियासत से इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म करना चाहिए और इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों और सियासी हुकूमतों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। अगर वक्ती तौर पे आप कोई अंडरस्टैंडिंग करके सियासी मामलात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो उसका अल्टीमेट गोल जो है वो यही होगा अल्टीमेटली कि इस्टेब्लिशमेंट को आप सियासत से बाहर निकाल दें। ठीक है। अब महमूद खान अचकज़ई जो हैं कैसे ये करते हैं और क्या इब्तदाई तौर पे वो सिर्फ नून लीग हुकूमत को हटाने ही जमहूरियत है, ये अब उनके टारगेट्स हैं। लेकिन बतौर मीडिया, बतौर तज्ज़ियाकार हमने बार बार इन लोगों को याद दहानी कराते रहनी है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका ये नहीं है कि कोई एक जमात हुकूमत से निकल जाए और दूसरी जमात हुकूमत से आ जाए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इस मुल्क की सारी सियासत का इस वक्त एक ही होना चाहिए और वह ये है कि इस मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात करा के जिस सियासी जमात का मैंडेट है उस सियासी जमात के हवाले होना चाहिए और उसके बाद वो जो भी फैसले करे, चाहे वो यही फैसले करे जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत कर रही है, उसके बाद जो भी फैसले करे उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और फिर हमने तो अपना रोल कंटिन्यू प्ले करते ही रहना ना। ज़रूरी नहीं है कि जब कोई साफ शफाफ इंतखाबात के बाद जो हुकूमत आएगी हम उस पर तनकीद करना बंद कर देंगे और अगर वो इन्हीं तरमीम को इंडोर्स करती है तो हम उस पर तनकीद करना बंद कर देंगे। ये बात नहीं है। हमने तो अपना काम जारी रखना है, लेकिन ये सिस्टम चलना बड़ा ज़रूरी है, सिस्टम का होना बड़ा ज़रूरी है। और मैं पहले भी एक व्लॉग में कह चुका हूँ कि सिस्टम वो होते हैं जो खुद चलते हैं। जिस सिस्टम कुछ लोगों के ये खन्नास है दिन में कि वो सिस्टम को चलाते हैं। अगर जो सिस्टम को बंदे सिस्टम को चला रहे हैं तो वो सिस्टम तो ना हुआ ना। होना चाहिए कि सिस्टम बंदों को चलाए। असल सिस्टम वो होता है, चक्की होनी चाहिए ना, उसमें सब बराबर के घुसने चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि हम बात करते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं इसमें एक तय कर लें, तो बिलखुसूस सियासी,
कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ख़त्म होना चाहिए, करते हैं सर, मिसाक जमहूरियत भी होता है, लेकिन उसके बाद जब इक़्तिदार में एक जमात आ जाती है तो उसको ही इक़्तिदार से निकालने के लिए हम फिर इस्टेब्लिशमेंट का कंधा खुद सियासतदान इस्तेमाल करते हैं। ये भी रिवायत है, बदकिस्मती के साथ मौका हम खुद ही फ्राहम करते हैं इस्टेब्लिशमेंट को भी। आज के यही बात है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें अब ईमान मज़ारी का केस जी हाँ, ईमान करना चाहिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आज ईमान मज़ारी साहिबा और हादी अली चट्ठा के केस में हुआ ये है कि वारंट गिरफ्तारी गुज़िश्ता रोज़ जो जारी किए गए थे उसमें ये कहा गया था कि इनका जुडिशल किया जाए, इन्हें जेल भेजा जाए और वहाँ से फिर मजिस्ट्रेट के पास और वहाँ से जेल, और अब आज ये कह दिया गया है कि उन्हें अदालत में गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? अव्वल तो दूसरी बात ये आज बताया गया है कि जज साहब ने तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी रिपोर्ट करने से मना कर दिया। जी हाँ, देखिए अदील, इस सारे केस को डिस्कस करने से पहले हमें इसका पस मंज़र समझना ज़रूरी है। एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा जो ईमान मज़ारी के शोहर हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि 2021 से 2025 तक उन्होंने कुछ ट्वीट्स की एक्स पोस्ट के ऊपर, जिसमें उन्होंने शिद्दत पसंद तंजीमों, कालादम तंजीमों, रियासत दुश्मन, मुल्क दुश्मन, फ़ौज मुखालिफ अनासर को प्रमोट किया मुबैना तौर पर। अच्छा, अब उन ट्वीट्स के अंदर जो ये सारा इल्ज़ाम लगाया, जो केस बनाया गया है, उसका खुलासा ये है कि उन ट्वीट्स के अंदर एडवोकेट ईमान मज़ारी ने जो है वो जबरी गुमशुदगी के अल्फाज इस्तेमाल किए, जो कोई जुर्म नहीं है, इस मुल्क में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, जबरी गुमशुदगी का एक कमीशन भी बना हुआ है। और फिर उन्होंने जिन तंजीमों के नाम लिए या डॉक्टर मारम बलोच के नाम लिए, वो जब उन्होंने नाम लिए उस वक्त वो कालादम नहीं थी, ठीक है। और फिर जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके जो तफ्तीशी अफसरान हैं, उन पे जब जरा हुई तो ये इस बात का इंकशाफ हुआ कि इन लोगों को तो इतनी बुनियादी समझ भी नहीं है कि महज जबरी गुमशुदगी का लफ्ज़ ट्विटर में आ जाना ये कोई जुर्म नहीं होता, या महज ये कह देना कि फ़लाँ शख्स लापता है, जबरी गुमशुदा है, ये कोई मुल्क दुश्मनी नहीं होती या रियासत दुश्मनी नहीं होती। और फिर एक जगह पे गुड तालिबान, बैड तालिबान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो वो जो NCCIA का इंस्पेक्टर है उसको ये भी नहीं पता था कि गुड तालिबान, बैड तालिबान से क्या मुराद है। हालांकि ईमान मज़ारी ने उस ट्वीट में ये कहा था कि ये जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की जो पॉलिसी है ये तबाहकुन है, ये डिज़ास्ट्रस है, इंग्लिश में लिखा डिज़ास्ट्रस। तो जो तफ्तीशी था उस पर जब जेरा हुई तो उसको ये भी नहीं पता था कि डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है। मतलब इतने कमज़ोर और नालायक तफ्तीशी अफसरान हैं, और उन्होंने एक केस बना दिया, लेकिन वो जेरा के दौरान ये साबित हो गया कि NCCI अपना केस नहीं साबित कर पाई, ठीक है। तो ये केस बड़ा कमज़ोर हो गया सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद भी जिस सूरत के साथ, जिस तेज़ रफ्तारी के साथ, जिस शहबाज स्पीड के साथ ये जज मजोका साहब ट्रायल चला रहे हैं, और जिस तरह की 27वीं तरमीम के बाद हमारी अदलिया हो गई है, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, तो अब एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी को ये खदशा नहीं है कि उनके खिलाफ जुर्म साबित हो जाएगा और उनको सज़ा हो जाएगी। उनको ये खदशा है कि जुर्म भी साबित नहीं हो रहा, मगर इसके बावजूद भी उनको सज़ा हो जाएगी। तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो थोड़ा टाइम बाय करें और हाई कोर्ट, जो कि एक एपेलेट फोरम है, वहाँ से रिलीफ लें। लेकिन वो तो केस ही फिक्स नहीं कर। अच्छा, और हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, जस्टिस सल्फाट होगा चीफ जस्टिस है, वो केस ही नहीं लगने देते। वो तो कोई ऐसा केस नहीं लगने दे रहे हैं, बशमूल इमरान खान की उन अपीलों के जिसमें सज़ा मुअत्तली का कहा गया अलकायदा ट्रस्ट केस में, उसकी भी आज तक तारीख नहीं निकली। तो ईमान मज़ारी के भी केसेस नहीं लग रहे। तो वो ये कह रही हैं कि आप ना तो हाई कोर्ट हमें सुन रही है, ठीक है, और ये वो केस है जो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका, आपको पता है। हाँ, बिल्कुल। ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जज मजोका क्या जो जेरा रिकॉर्ड की गई थी गैर मौजूदगी में, जो बयान रिकॉर्ड किए गए थे, सरकारी गवाह 3-4 जो थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये गलत हुए, इसको दोबारा रिकॉर्ड किया जाए, और वो दोबारा रिकॉर्ड हुए। लेकिन जज मजोका साहब फिर भी उसी रफ्तार से, उसी स्पीड से वो चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला, मुझे याद है कि हाई कोर्ट को भेजा था, और हाई कोर्ट को कहा था कि आप इस पे फैसला तो दें ना, और जब तक फैसला नहीं होता तो नीचे ट्रायल कोर्ट ट्रायल ना जारी रखे। तो फिर हाई कोर्ट ने कहा था कि ये बयानात दोबारा रिकॉर्ड कर लिए जाए, ठीक है। तो ये इसके सबके बावजूद भी जिस तरीके से जज मजोका ये सारी कार्रवाई को चला रहे हैं, उससे तासुर ये मिलता है कि जज मजोका के ऊपर शदीद दबाव है। वो बहुत प्रेशर में डे टू डे हीयरिंग रखते हैं, एक दिन में घंटे घंटे के वक्फे से हीयरिंग रखते हैं, और कहते हैं आ जाएं जी, रिकॉर्ड करें जी, 342 ये कर दें, वो कर दें। वो जितनी तेज़ी से जा रहे हैं,
एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी के जो खदशात हैं वो उतने ही दुरुस्त साबित होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अब बावजूद इसके, जैसा मैंने बताया कि शवाहिद इतने कमज़ोर हैं, जिरा के अंदर बहुत सी चीज़ें, केस कमज़ोर साबित हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम भी समझते हैं कि शायद अब ये जिरा और ये शवाहिद जो है मैटर नहीं करते। अब इसमें लगता ही है कि सज़ा जो है होनी है ईमान मज़ारी को और एडवोकेट हादी को, और हाई कोर्टों ने इस दौरान बीच में कोई मुदाखलत नहीं करनी। थैंक्स टू 26th अमेंडमेंट, थैंक्स टू 27th अमेंडमेंट एंड थैंक्स टू जो ये तबादले वाले जजेस हैं जो लाए गए हैं, और अब कोई जो है रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। तो ये एडवोकेट मज़ारी के साथ हो रहा है और उनके शोर एडवोकेट हादी के साथ आज का ये उन्होंने, आपने दुरुस्त कहा, पहले ये हुक्म था कि उनको अब हुआ क्या, ये जो अभी लेटेस्ट फटा ये हुआ कि चंद दिन पहले एडवोकेट ईमान मज़ारी बीमार हो गई और एडवोकेट हादी मौजूद थे, वो जिरा भी करते हैं, लेकिन एडवोकेट ईमान मज़ारी ने दरख्वास्त दी मैं बीमार हूँ, मुझे एक दिन की मोहलत दें, इस्तिस्ना मांगा, इस्तिस्ना एक दिन का इस्तिस्ना मांगा। अब जज मजोका साहब ने जो है एक तो बड़ी बरहमी का इज़हार किया और पहले खबर ये आई कि उन्होंने वो इस्तिस्ना देने से इनकार कर दिया, ठीक है। लेकिन जज मजोका साहब ने आज वजाहत की अदालत के अंदर कि मैंने इनकार नहीं किया था, मैंने ये कहा था कि एडवोकेट ईमान मज़ारी को इस्तिस्ना देता हूँ, एडवोकेट हादी जो है वो जिरा जारी रखें। लेकिन अब मसला यही है ना कि जिरा के दौरान मुल्ज़िम का होना ज़रूरी होता है जितनी भी जिरा हो रही है। तो एडवोकेट हादी ने बज़ाहिर यही कहा कि जनाब आप जिरा आज मुअत्तल करें, एडवोकेट ईमान मज़ारी एक दिन की बात है, कल आ जाएंगे। वहाँ पे फटा सारा शुरू हुआ जिस पर सरकारी वकील ने भी कहा कि नहीं सर जिरा जारी रखें, जो इस्तगासा का वकील है। और देखिए ये तो जज का काम है ना, वकील का क्या, उसके कहने पे तो नहीं हो सकता। हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं नईम गुजर साहब, इतलात के मुताबिक जो रिपोर्ट आई, बल्कि काफी तलखी आज मैं अदालती कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जज मजोका साहब ने कहा ये सारी ऑफ द रिकॉर्ड है जो भी बात हुई, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड है। लेकिन कल की खबरें पब्लिक है, लेकिन ऑफ द प्रोसीडिंग तो उन्होंने कहा ना ऑफ द रिकॉर्ड है, मतलब हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। एक तो ये ऑफ द रिकॉर्ड का जो लफ्ज़ है ना, ये इतना अब्यूज़ है ना कि हर साफ़ी को हर कोई ऑफ द रिकॉर्ड कह के जो है उल्टी सीधी बातें करता है, तो फिर कहता है ये ऑफ द रिकॉर्ड है। ऐसे नहीं होता। हम साफ़ी बड़ा एहतराम करते हैं, हमारे भी प्रोफेशनल एथिक्स हैं, जब कोई ऑफ द रिकॉर्ड कह दे तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस चीज़ को अब्यूज़ किया जा रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड हर बंदा खड़े होकर ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कर सकता, और ख़ास तौर पे जो जजेस हैं जो ओपन कोर्ट में बैठे हैं उनके पास कोई अख्तियार नहीं है कि वो किसी प्रोसीडिंग को ऑफ द रिकॉर्ड करें। वो ऑफ द रिकॉर्ड का लफ्ज़ नहीं होता, वो प्रोसीडिंग को शाया करने से रोक सकते हैं, लेकिन उसकी तहरीरी वजूहात देनी होंगी। ये ज़ुबानी कलामी, कोई हम ज़ाती मुलाजम नहीं है किसी के, किसी ने कह दिया ऑफ द रिकॉर्ड है। हम तो एहतरामन चलें, कहते हैं कि जज साहब ने अब कह दिया, सब साथियों ने कहा कि चलो यार अब ये ऑफ द रिकॉर्ड उसने कह दिया तो नहीं करते। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हम एक वैसे जो आउट ऑफ रिस्पेक्ट कोर्ट की, हालांकि ये अब्यूज़ ऑफ पावर है किसी जज की कि ओपन कोर्ट चला रहा है और कह रहा है कि ऑफ द रिकॉर्ड। इस ऑफ द रिकॉर्ड के ऊपर भी मैं किस्सा बाद में सुनाऊंगा, आज से 27 साल पहले का सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन ये है कि आज जज साहब ने जो है काफ़ी प्रोसीडिंग को ऑफ द रिकॉर्ड किया, लेकिन हमें इतना पता है कि आज की प्रोसीडिंग को छोड़ के कल वाला जो वाक़या हुआ है, मैं आज की प्रोसीडिंग क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड कही गई है उनका हवाला नहीं देता, लेकिन कल जो वाक़या हुआ है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर हैं नईम गुजर एडवोकेट, उन्होंने शायद एक सरकारी वकील के ऊपर हाथ उठाया, जो मुझे इत्तला मिली। वो बज़ाहिर जो है मुझे लगता है कि कल के इस वाक़े से जज मजोका साहब जो हैं बड़े गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने भी इस वाक़े को अपने ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनाया। अब जिस इनकी कोर्ट में हुआ ये वाक़या, इनके सामने हुआ, और फिर कल की इत्तलात हैं, क्योंकि आज की तो ऑफ द रिकॉर्ड है, तो कल की इत्तलात हैं कि वो जज साहब उठ के चले गए जब ये वाक़या हुआ। तो बात ये है कि ऑर्डर के जिस चीज़ को आप हिस्सा नहीं बना रहे, आप उसको बुनियाद बना के, बजाय इसके कि वकील से मुतल्लिक आप कोई राय देते, ऑर्डर करते, कार्रवाई करते, आपने मुल्ज़िम को जो है आपने कहा कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनकी ज़मानतें कैंसल, इनको गिरफ्तार करें, इनको अडियाला जेल में फेंकें, वहाँ से वीडियो लिंक पे बयान करें। गुस्सा, मतलब गुस्सा आपको क्या कहते हैं कि गुस्सा को म्यार दे, तो ठीक होती तो गुस्सा को म्यार दे पंजाबी का मुहावरा है। बट एनीवे बात यह है कि ये जो चीज़ है, मुझे लगता है कि पूरा प्रोसेस जो जज मजोका साहब ने चलाया, पूरी दुनिया ने देखा है कि ये बड़ा ही एक पर्सनलाइज किस्म का बड़ा गुस्सा, बड़ा मतलब कि एजिटेटेड और इरिटेटेड माहौल के अंदर ही चला, और इस वजह से ये ट्रायल भी
बड़ा मैं समझता हूँ प्रेजुडिस हो गया और क्वेश्चनेबल हो गया और पूरी दुनिया ने देखा है। और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो मामला ये सारा वापस हाई कोर्ट को भेजा और फिर हाई कोर्ट ने भी अंडू किया जज मजोका की बयान रिकॉर्ड करने की कार्रवाई को मुल्ज़मान की गैर हाजिरी में। तो मेरे ख्याल में इस सारी चीज़ को अब नज़र आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। और इसीलिए एडवोकेट अमयान मज़ारी और एडवोकेट हादी जो हैं वो मैक्सिमम टाइम बाय कर रहे हैं, अपीयर नहीं हो रहे। वो चाहते हैं कि हाई कोर्ट से एक दफ़ा ट्राई कर लें, क्योंकि उन्हें भी पता है हाई कोर्ट से मिलना कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस तो करें ना यार। हाई कोर्ट को इतना रेमेडी है, उसको यार तो ना कर दें, ना इसलिए नहीं कर रहे कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में वही पुराने जज बैठे हैं। जी हाँ, ये मामला आईनी अदालत का अगर होता ना तो शायद जस्टिस डोगर साहब ये केस भी फौरन लगा के इसको डिसाइड कर देते, लेकिन उन्हें पता है ये मामला आईनी अदालत का नहीं है, ये जो है उस अदालत का है जो किसी ज़माने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती थी, हुआ करती थी। बहरहाल हम तो दुआगो हैं कि जिस बर्क रफ्तारी से जज अफजल मजोका साहब इमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के इस केस को चला रहे हैं, इसी बर्क रफ्तारी से दीगर केसेस को भी चला लें। बहुत सारे ऐसे केसेस, अब तो बल्कि कल खालिद ताज साहब हुकूमत के बड़े करीबी वकील हैं, वो बता रहे थे कि सना यूसुफ का टिकटॉकर जो थी उनके कत्ल का मुकदमा यानी जज साहब के पास है, मगर कई माह हो चुके हैं, मुकर्रर नहीं हो रहा। दूसरी जानिब इमान मज़ारी के मुकदमे को पहिए लगे हुए हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।